गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद आज एमपीआईसी कैंपस की तरफ से ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। आप सबको पता है कि काफ़ी समय से सभी शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं। कोचिंगें भी 14 मार्च को बंद कर दी गई थी शासन द्वारा। तमाम कोचिंग संस्थानों ने इस बीच बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट भी की थी, ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी की थी, लेकिन एमपीआईसी कैंपस की तरफ से अब तक व्यवस्था नहीं हो पाई है ना, किस कारणवश, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, मुरैना में कर्फ्यू भी लगा था। लेकिन आज से हम दोस्तों ऑनलाइन व्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि पहला वीडियो हम ऑफलाइन बना रहे हैं, उसे अपलोड करेंगे, लेकिन आगे से हम ऑनलाइन भी कंटिन्यू करेंगे कुछ समय बाद। तो इसी कड़ी में सबसे पहला जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा एमपी टीचर वर्ग 3 का। और क्योंकि हमारा बैच पहले से चल रहा था, काफ़ी स्टूडेंट भी थे, लेकिन पूरा सिलेबस नहीं हो पाया था। उस सिलेबस को अब कंटिन्यू करेंगे, हालांकि शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पहला टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा संख्या पद्धति। और पहली क्लास भी मैथ की रहेगी पर डे। तो संख्या पद्धति में दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंक मतलब डिजिट्स। आप सब लोग जानते हैं कि कुल अंक होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों से मिलकर ही सारी संख्या बनती है, और इस प्रणाली को कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। तो इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है, दार्शनिक प्रणाली। हालांकि और भी कई प्रणालियां हैं, जैसे बाइनरी है, हेक्सा है, ऑक्टा है, लेकिन हमें कंपटीशन की दृष्टि से केवल दार्शनिक प्रणाली पढ़नी है। इन 10 अंकों से मिलकर सारी संख्या बनती हैं। इन अंकों को भी लिखने के तमाम तरीके होते हैं, जैसे एक हिंदू अंक होते हैं, हिंदू अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेके, सॉरी गलत हो गया शायद, यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेके 9 तक कुल अंक हो गए 10। ऐसे ही हमने जो ऊपर अंक लिखे हैं इन्हें कहते हैं हिंदी अरबी अंक, हिंदी अरबी अंक, इंडो अरेबिक डिजिट्स। हिंदी अरबी अंक ये जो ऊपर लिखे हैं मैंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तीसरा तरीका होता है, हम ज़्यादातर लिखते हैं रोमन अंक। और रोमन में हम सबको पता है कि 1 को हम आई लिखते हैं, 5 को हम बी लिखते हैं, 10 को हम एक्स लिखते हैं, 50 को हम एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं, और 1000 को एम लिखते हैं। 1 को आई, 5 को बी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी और 1000 को एम। इसी तरह हम सारे अंकों को डिनोट करते हैं। रोमन में अंक यदि हमें लिखना है तो 2-3 चीज़ों की बात करते हैं। 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं। एक तो मिटा के लिख देता हूँ, कि जो आई है, एक्स है, सी है और एम है, ये अधिकतम 3 बार लिखे जा सकते हैं, 3 बार, है ना। इनका रिपीटेशन सिर्फ 3 बार हो सकता है, जबकि वी, एल और डी ये केवल एक बार ही रिपीट होते हैं।
ठीक है, इन दो बातों का ध्यान रखते हुए हम अंक लिखने की कोशिश करेंगे, रोमन अंक। तो मैं मिटा देता हूँ इसको, आप नोट कर लो। इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप नोट भी करते चलें, जिससे याद रहे कि क्या किया है। रोमन में दोस्तों हम ध्यान रखते हैं, जैसे हमको 1 लिखना है तो 1 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, आई। 2 लिखना है, 2 बार आई लिख देंगे। 3 लिखना है तो 3 बार आई लिख देंगे। लेकिन आई को 3 से ज्यादा बार लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि 4 लिखने के लिए, तो 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 1, और जब हम माइनस लगाएंगे बीच में तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाद में जो डिजिट है उसके लिए पहले सिंबल आएगा और पहले के लिए बाद में आएगा। तो इसको हम दोस्तों लिख देंगे आई वी। 4 को लिख देंगे आई वी। 5 की बात करें तो 5 को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वी लिखते हैं। 6 को हमें पता है कि 6 होता है 5 + 1। तो जब बीच में प्लस का साइन हो तो इसके लिए पहला सिंबल आएगा, इसके लिए बाद में ही आएगा, इसको हम वी आई लिख देंगे। ऐसे ही 7 के लिए वी आई आई, 8 के लिए वी और 3 बार आई, है ना। लेकिन अब आई 3 बार हो गया तो अब 4 बार आ नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे 9 के लिए, क्योंकि हमें पता है कि 10 को हम लिख सकते हैं x, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 10 - 1, और 10 - 1 का मतलब 1 के लिए i और 10 के लिए x, तो वो हो जाएगा i x। 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको लिख के बताया। इसी तरह दोस्तों सारी चीजों को हम लिख सकते हैं। बात करें 11 की, तो 11 को हम क्या लिख पाएंगे 10 और 1 11। 12 को 10 11 12। 13 को 10 11 12 13। 14 को 10 और 4 14, है ना। 15 को 10 और 5 15। 16 को 10 5 15 और 1 16। 17 को 10 5 15 16 और 17। 18 को 10 5 15 16 17 और 18। 19 को, तो 19 10 और 9 19 होते हैं, तो 10 और 9 के लिए आई एक्स, और 20 को x और x, 10 और 10 20। इसी तरह दोस्तों हम कंटिन्यू करते जाएंगे। आगे हम चलते हैं, बात कर लेते हैं 20 के लिए। तो 20 के लिए मैंने बताया आपको x और x लिखने के लिए, और मैं एक बार फिर 10 से लिखता हूँ। 10 को x और 20 को 2 बार x, तो 30 को क्या लिख पाएंगे 3 बार x, 10 10 और 10। अब दोस्तों मैंने कहा था कि x केवल 3 बार आ सकता है, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे 40 को लिखने के लिए, क्योंकि हमें पता है 50 को लिखने के लिए क्या करते हैं हम l लिखते हैं 50 के लिए। तो 40 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 40 क्या होता है 50 - 10, 50 - 10 होता है 40। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 10 के लिए पहले सिंबल लिखना है, मैं पहले ही बता चुका, और 50 के लिए l, तो क्या लिख देंगे XL, है ना। XL मतलब 40, L मतलब 50। 60 को क्या लिख देंगे 50 और 10 60। ऐसे ही 70 को 50 60 और 70। 80 को 50 60 70 80। बात करें 90 की, क्योंकि हमने x को 3 बार लिख चुके, अब नहीं लिख पाएंगे। तो 90 के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 90 को हम लिख सकते हैं 100 - 10। 10 के लिए पहले सिंबल आएगा क्योंकि बीच में माइनस है, x आ गया, और 100 के लिए c। तो इसको हम क्या लिख देंगे x और c। ऐसे ही 100 को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 100 को क्या लिखते हैं c। और आगे देखते हैं 100 से आगे की यदि हम बात करें तो 200 को लिख पाएंगे हम
100 और 100 200 होता है, तो सी और सी, तो 2 बार सी लिख सकेंगे। 300 को सी और सी 3 बार सी लिख सकेंगे। 400 की बात करें तो क्या हम सी को 3 बार लिख चुके हैं, तो अब चौथी बार लिख नहीं सकते, क्योंकि 3 ही बार रिपीटेशन हो सकता है। तो 400 क्योंकि होता है 500 माइनस 100, 500 में से 100 घटाएंगे तब 400 होता है। तो 100 के लिए पहले क्या आएगा सी, और 500 को हम कहते हैं डी, तो इसके लिए क्या बनेगा सी डी। 500 की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 500 को कहते हैं डी। ऐसे 600 को 500 प्लस 100, 500 प्लस 100 होता है 600, यानी डी और सी। 700 की बात करें 500, 600 और 700। बात करें 800 की तो 500, 600, 700 और 800। तो हम 800 तक लिख चुके हैं। इससे आगे देखें 900 की बात करें 500, सॉरी, क्योंकि हम 3 बार से लिख चुके हैं तो 900 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 100। 100 के लिए सी आ जाएगा और 1000 के लिए एम आ जाएगा। तो 900 को हम क्या लिख पाएंगे सी और एम। बात करें 1000 की तो 1000 मैं पहले बता चुका हूँ कि 1000 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, है ना। हम ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। वैसे सारे स्टूडेंट जो पढ़ते थे उन्हें लिंक सेंड कर दी जाएगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आ रही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे आगे की बात यदि हम करें तो क्योंकि हम 1000 तक लिख चुके हैं, बात करें 2000 की तो 2000 को दोस्तों क्या लिख पाएंगे 1000, 2000 2 बार। बात 3000 की करें तो 3000 को 1, 2, 3 बार है, मतलब 1000, 1000, 1000 यानी 3000। ऐसे ही हम दोस्तों 4000 की बात करें 4000, तो क्योंकि 4000 के लिए 4 बार एम नहीं लिख सकते, एम के लिए बाउंडेशन है कि एम को केवल 3 बार लिखा जा सकता है। तो 4000 के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम 5000 को क्या लिख पाते हैं, क्योंकि 5000 में से यदि हम 1000 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 4000 कितना होता है। तो बात कर लेते हैं 5000। हमें पता था दोस्तों कि 5 के लिए हम बी स्टार्ट सिंबल लगा रहे थे, और हमें 5 का 1000 गुना यानी 5000 लिखना है। तो 1000 गुने के लिए हम इसके ऊपर एक इस तरह का साइन, बार साइन कह सकते हो, बार लगा देंगे। इसका मतलब 5000 को हम 5 पे बार लिख सकते हैं, 5 पे बार। किसी का भी 1000 गुना करना है, जैसे हमें 10,000 लिखना है तो 10 का 1000 गुना है, 10 एक्स पे बार लगा देंगे। हमें 50,000 लिखना है तो हम 50 का 1000 गुना कर देंगे। 50 मतलब एल, और एल का 1000 गुना मतलब 50,000, तो एल पे बार लगा देंगे। तो देखिए हम 4000 की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम 4000 का मतलब होता है 5000 माइनस 1000। अब माइनस लगाए तो 1000 के लिए पहले आ जाएगा एम और इसके लिए आ जाएगा बी पे बार। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं एम बी पे बार। बात करें 6000 की, 6000 के लिए बी और एम, जिसमें बी पर हम बार लगा देंगे। ये 5000 और 1000 6000, मतलब 6000 को हम 6000 को हम बी पे बार और एम 5000 प्लस 1000 यानी 6000 लिख पाएंगे। बात 7000 की कर लेते हैं। 7000 को हम 5000, 6000 और 7000। 8000 की बात कर लें 5000, 6000, 7000, 8000, तो हम 3 बार लिख सकते हैं। अब हम 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, तो 9000 के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम 10,000 को क्या लिख सकते हैं। तो 10,000 हमें पता है 10 का 1000 गुना है, और 10 को हम कहते हैं x, और x पे ये साइन लगाते हैं बार वाला, तो ये 10,000 हो जाएगा। 10 का 1000 गुना, और इसमें से 1000 माइनस कर दें। इसका मतलब है कि x पे बार लिख के 1000 माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब m को पहले लिख दूँ, बाद में लिखूँगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 9000 हो गया।
ऐसे ही बात कर लेते हैं 20,000 की, क्योंकि 10,000 को हम एक्स पे बार लिख पा रहे हैं। 20,000 की यदि हम दोस्तों बात कर लें तो 20,000 को लिख पाएंगे, ये 20 है और मैंने दोनों को हजार हजार गुणा कर दिया, ये 10,000 और ये 10,000, 20,000। ऐसे ही 30,000 को 10,000, 10,000 और 10,000, 30,000 लिख पा रहे। बात करें 40,000 की, तो 40,000 के लिए हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि हम 50,000 को क्या लिख पाते हैं। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 50 का 1000 गुना होता है 50,000, और 50 को हम L लिखते हैं, तो L पे यदि मैं बार लगा दूं तो बार लगाने से संख्या 1000 गुना हो जाती है, तो 50 पे यदि बार लगा दूं तो 50,000, ऐसे ही L पे बार लगा दूं तो वो 50,000 हो जाएगा। और इसमें से यदि मैं 10,000 माइनस कर दूं तो वो 40,000 हो जाएगा। इसका मतलब L पे बार में से मुझे 10,000 यानी x पे बार माइनस करना है। माइनस करना है तो पहले लिखना है, बाद में लिख देता तो प्लस हो जाता। इसका मतलब ये x पे बार L पे बार हो जाएगा। ऐसे ही यदि मुझे 60,000 लिखना है तो 50,000 और 10,000, 60,000। बात करें 70,000 की, तो 50,000, 60,000 और 70,000। L पे बार मतलब 50,000, x पे बार मतलब 10,000 और x पे बार मतलब 10,000, तो ये हो गया 70,000। बात 80,000 की कर लेते हैं, तो 50,000, 60,000, 70,000 और 80,000, 50,000, 60,000, 70,000 और 80,000। बात यदि 90,000 की करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम 1 लाख को क्या लिख पाएंगे। तो दोस्तों सबको पता है कि 1 लाख जो होता है वो 100 का 1000 गुना है, 100 का 1000 गुना, और 100 को हम लिखते हैं C, तो C का 1000 गुना मतलब C पे बार, तो ये हो गया 1 लाख। और इसमें से यदि मैं 10,000 माइनस कर दूं, C पे बार में से 10,000 माइनस कर दूं मतलब x बार C पे बार, तो ये जाएगा 90,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत हो तो जरूर लिखना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आगे बात कर लेते हैं। इसे बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, कभी कभी ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं जो हमें पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाए, माना कि एक आध चीज पूछ ली जाए और फिर हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो हमें एक सीक्वेंस पता चल जाता है कि किस तरह से संख्याएं बनती है, और मान लो हमें कोई संख्या पूछी गई है हमें पता भी नहीं है तब भी हम बना सकते हैं। ऐसे ही बात करें 2 लाख की, तो 2 लाख का मतलब 1 लाख का मतलब C पे बार, तो 2 लाख का मतलब C पे बार, C पे बार, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। 3 लाख की यदि हम बात करें तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, 3 बार C पे बार यानी 3 लाख। बात करें 4 लाख की, 4 लाख की बात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम 5 लाख को क्या लिखते हैं। 5 लाख को क्या लिखते हैं, तो हमें पता है कि 5 लाख जो होता है वो 500 का 1000 गुना होता है, और 500 को हम लिखते हैं D, तो D पे बार, और D पे बार में से यदि हम 1 लाख माइनस कर दें, इसका मतलब है कि D पे बार में से हम C पे बार माइनस कर दें तो ये 4 लाख कहलाएगा, यानी C पे बार D पे बार हो जाएगा 4 लाख। बात करते हैं 6 लाख। 6 लाख का मतलब 5 पे बार, सॉरी D पे बार और C पे बार, 5 लाख और 1 लाख, 6 लाख। 7 लाख की बात कर लेते हैं, तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, है ना। D पे बार मतलब 5 लाख, C पे बार मतलब 1 लाख और C पे बार मतलब 1 लाख, तो टोटल संख्या बनी 7 लाख। 8 लाख की बात करें, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख। इसी तरह हम यदि 9 लाख की बात करें तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हम 10 लाख को क्या लिखते हैं, क्योंकि 10 लाख जो होता है वो 1000 का 1000 गुना होता है, और 1000 को हम m लिख पाते हैं, 1000 को हम
एम लिख रहे हैं अब तक, तो एम पे यदि मैं बार लगा दूँ 1000 का 1000 गुना तो वो 10 लाख हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें से यदि मैं 1 लाख माइनस कर दूँ, यानी सी पे बार और एम पे बार लिख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा 9 लाख। अब बात करते हैं 10 लाख की। तो 10 लाख को तुमने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 10 लाख के लिए सिंबल हमने लिख दिया एम पे बार, लेकिन 10 लाख को हम क्या किस नाम से जानते हैं, 1 मिलियन के नाम से। 1 मिलियन, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, है ना। इसके बाद यदि आगे की बात करें तो हम तमाम संख्या लिख सकते हैं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे हम नहीं लिख पाएंगे। हम बीच में कोई संख्या देख लें, जैसे हम से कोई पूछे कि हम 382 को क्या लिख पाएंगे, तो हमें पता है कि 382 को 300 लिखने के लिए हम 100 200 300 और 50 यानी एल लिख दें तो 350 बोर्ड पर दिख रहा है। और बात करें 10 20 30 तो हम अब तक क्या लिख पाएंगे, 300 350 360 370 380 और 81 और 82। हम केवल उन्हीं सिंबल्स का उपयोग करेंगे जो मैंने रोमन अंक लिखते समय बताए थे, जैसे 1 के लिए I, 5 के लिए V, 50 के लिए 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए F। इसी तरह दोस्तों हम सारी संख्या लिख पाएंगे, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे हम नहीं लिख पाएंगे। मिलियन के बाद आगे हम बात करें तो जैसे मैंने लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़ आप सबको पता है कि हम 1 करोड़ कहते हैं, लेकिन 1 करोड़ को यहाँ हम लिखते हैं 10 मिलियन। 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन। ऐसे दोस्तों हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे 1 मिलियन है फिर 10 मिलियन है, अब आगे क्या आएगा 100 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ का दोस्तों मतलब होता है 100 मिलियन, है ना। 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये संख्या इतनी बड़ी है, आपको पता होगा कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 10 की पावर 203, 10 की घात 203, जिसको हम कहते हैं सेप्टिलियन। तो बहुत ज़्यादा संख्याएं हैं, इतना कोई मतलब नहीं है हमारा। हमें जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तुमने देखा होगा कि एसआई का जो एग्जाम होता है एमपीएसआई का, उसमें ये बात पूछी थी कि 1 मिलियन में कितने शून्य होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन कितने अमाउंट को कहते हैं। तो 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को, और 10 लाख में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि 100 मिलियन में कितने होते हैं, तो हम वो भी बता सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक तो जो अंक मैंने लिखाए थे कि 1 को I, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D, ये सब बातें याद होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि 10,000 को क्या लिख सकते हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि 10 को लिखते हैं x और इसका 1000 गुना कर दें तो वो 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब 10,000 को x पर बार लिख सकते हैं। 1 लाख को तो मैंने बताया था कि 1 लाख जो होता है वो 100 का 1000 गुना, तो 100 को c लिखते हैं, 1000 गुना करना इसे बार लगा देते हैं। तो इसको छोटी छोटी बातें हैं जो हम याद कर पाएंगे। सारे प्रोसेस को समझ लोगे दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किस संख्या को लिखने में। चलो आगे थोड़ा और बात कर लेते हैं। आज से आप सबको पता ही है कि पूरा सिलेबस स्टार्ट होगा, सारे सब्जेक्ट भी स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। और आज पहला वीडियो जो आ रहा है वो आपका मैथ का है, कुछ ही देर में इसे अपलोड भी कर दिया जाएगा, है ना। अभी लगभग 12 बजे का टाइम है, आपको ये वीडियो 1-2 घंटे में मिल भी जाएगी। और आप सबसे मेरा विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
जिससे आप सबको फायदा मिल सके, औरों को भी फायदा मिल सके, है ना। आगे बात करें तो हमने अब तक पढ़ लिया कि रोमन नंबर कैसे बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं संख्याओं के प्रकार की। संख्याएं, नंबर्स। तो हमें पता है कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रकार की बात करें तो जो पहला प्रकार है, पहला हमारा जो प्रकार है वो है प्राकृत संख्याओं का, है ना। प्राकृत का मतलब है जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है ना। वो सारी चीजें प्राकृत होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं भी संख्या होती हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं भी संख्या होती हैं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे पता है कि इस क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं, है ना। तो 10 को मैं गिन सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा तो नहीं है कि मैं 0 से स्टार्ट करूँ या माइनस में इनको गिनूं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को या किसी को गिनने के लिए किया जाता है, काउंटिंग करने के लिए किया जाता है, वे सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक, अनंत तक। संख्याएं कभी खत्म नहीं होती, अनंत तक चलती रहेंगी। तो जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं या जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए किया जाता है, वे सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृत संख्याएं भी कई भागों में बटी हुई थी, जैसे कुछ सम थी, कुछ विषम थी। हालांकि बाद में 0 शामिल कर लिया गया तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन गई, पूर्णांक बन गई, उनमें भी सम विषम बन गया। तो यहाँ फिलहाल यदि मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि इसमें यदि मैं 0 को शामिल कर दूं तो ये जो संख्या बनेगी या संख्याओं का जो समुच्चय बनेगा वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्या, तो वे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याओं में केवल मैंने 0 इंक्लूड कर दिया है। तो जो संख्या 0 से स्टार्ट होने लगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक, है ना। केवल हमने दोस्तों क्या किया, प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया गया। अब 0 की आवश्यकता क्यों पड़ी, 0 की खोज किसने की, तमाम सारी चीजें हैं। कुछ लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं। सर्वमान्य ये है कि ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि 0 की खोज आर्यभट्ट ने की, है ना, इंडिया में हुई। तो चलो उस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं में मैंने 0 को और इंक्लूड कर दिया और इनका नाम हो गया पूर्ण संख्याएं। 0 की आवश्यकता क्या महसूस हुई, जैसे हम बात करें 5 में से 3 माइनस करें तो दोस्तों 2 आएगा। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि 5 में से 5 ही माइनस करें तो ऐसा कोई सिंबल था ही नहीं जिसे हम लिख सकें। तो इसके लिए एक नए सिंबल की आवश्यकता पड़ी जिसे हमने 0 नाम दिया है ना। 5 में से 5 माइनस किया 0। पहले तो कोई सिंबल था नहीं, तो केवल प्राकृत संख्याएं थी। तो आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता महसूस हुई, हमें किसी को नहीं पता था कि हम क्या लिखें, तो एक नया सिंबल आया जिसे हमने 0 कहा। आगे बात करें पूर्णांक की। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। इंग्लिश में दोस्तों ध्यान मत देना, है ना। तो मैं गणित का टीचर हूँ। बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स में क्या है, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 अनंत तक, ये तो हैं ही। माइनस वाली संख्याएं और शामिल करती हैं, -1 -2 -3 -4, है ना, अनंत तक। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही थी, पूर्ण हो गई तो वो 0 से स्टार्ट होने लगी। अब इसमें माइनस वाली संख्याएं और शामिल कर दी तो दोस्तों ये बन गई पूर्णांक। अब पूर्णांक में ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं इन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और ये जो माइनस वाली संख्याएं हैं इन्हें कहते हैं
ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक। इसके अलावा आपने देखा होगा एसएससी के पेपर या कई ऐसे पेपर होते हैं जिनमें बहुत टफ लैंग्वेज लिखी रहती है, हालांकि इंग्लिश में समझ में जाता है लेकिन हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते। जैसे मैं बता रहा हूँ, ऋणात्मक के लिए एक नए नाम का प्रयोग किया जाता है, धनेत्तर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि धनेत्तर लिख दिया तो धनेत्तर का मतलब धनात्मक है, नहीं है, है ना। धनेत्तर का मतलब भी ऋणात्मक होता है और धनात्मक के लिए लिख सकते हैं ऋणेत्तर। दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखना है कि धनात्मक मतलब ऋणेत्तर और ऋणात्मक मतलब धनेत्तर। यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बताऊं कि धनेत्तर को इंग्लिश में कहते हैं नॉन पॉजिटिव। अब ज़्यादा क्लियर होगा, जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव यानी धनेत्तर, और ऋणेत्तर के लिए लिखते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, है ना। तो नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है मतलब ऋणेत्तर, और नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है अर्थात धनेत्तर। तो ऋणात्मक कहे या धनेत्तर कहे एक ही बात है, धनात्मक कहे या ऋणेत्तर कहे तो भी एक ही बात है। तो प्राकृत हो गया, जो संख्याएं एक से स्टार्ट हो रही थी, या ऐसे कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे किसी को गिनना है 1 2 3, तो ना तो हम 0 से गिनेंगे ना माइनस में गिनेंगे, केवल हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में यदि 0 को और इंक्लूड कर दिया जाए तो संख्या 0 से स्टार्ट हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, वो कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक की बात करें तो जो होल नंबर्स थे, जो संख्या 0 से स्टार्ट हो रही थी, उनमें माइनस वाली संख्याओं को और शामिल कर दिया तो जो संख्या बनी वे कहलाएंगी पूर्णांक। आगे बात कर लेते हैं। अब इनको कुछ और तरह से बांटा गया है। जैसे मैं कहूं कि इनमें से कुछ संख्या तो होती है सम, इवन नंबर, और कुछ होती हैं विषम और नंबर्स। संख्याओं की बात कर रहे हैं तो कुछ सम होती हैं और कुछ विषम होती हैं। सम और विषम कैसे पता चलेगा कौन कौन सी होती हैं, तो मैं बताऊंगा आपको। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं, है ना, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाती हैं मतलब 2 से कट जाती हैं, 2 से डिविजिबल हैं, वे सारी संख्याएं कहलाती हैं सम। और जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं हो पाती हैं मतलब 2 से डिवाइड है और कुछ रिमाइंडर बचे, एक बचेगा रिमाइंडर, तो वे कहलाती हैं विषम। जैसे 2 4 6 8 10। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 2 या उससे बड़ी होती है, नहीं, 2 से छोटी हो सकती है। जैसे मैं कहूँ 0, सब में 2 2 का डिफरेंस होता है, -2 -4, ये सारी वो संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम। और विषम की बात करें तो जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं हो पाएंगी। जैसे मैं कहूँ 1 3 5 7 9, इधर भी बात कर सकता हूँ मैं -1 -3 और माइनस अनंत तक। तो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं सम संख्या मतलब इवन नंबर्स कहलाती हैं। और जो संख्या 2 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो पाती हैं, वे सारी संख्या कहलाती हैं विषम, है ना। आगे बात कर लेते हैं। सम और विषम के अलावा भी संख्याओं को अन्य प्रकार से बांटा गया है। जैसे आपने देखा होगा कुछ संख्या होती हैं अभाज्य और कुछ होती हैं भाज्य। अभाज्य और भाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर और भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, हालांकि और भी तमाम नाम हैं इनके, जिसमें बताऊं आपको। अभाज्य को हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं, है ना। अभाज्य को हम प्राथमिक संख्या भी कहते हैं। अभाज्य कहते हैं, रूट संख्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। इंग्लिश में हमेशा याद रखो, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। डेफिनेशन क्या है तो हम देखें, इसकी जो परिभाषा है, वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम चलेंगे ना 2 से ज्यादा,
तो वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से दो गुणनखंड? केवल दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड होते हैं। नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो एक और एक स्वयं, वन एंड इटसेल्फ। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं? एक और स्वयं। तो सबसे पहले दो। दो दोस्तों या तो एक से कटता है या दो से कटता है, मतलब एक और स्वयं। तीन, तीन या तो तीन से कटेगा या एक से कटेगा। चार नहीं है, चार क्योंकि दो से भी कट जाता है ना, स्वयं के अलावा। तो 5, 7, 11, 9 नहीं है क्योंकि 9 तीन से कट जाता है। 13, 17, 19 और ये भी अनंत तक चलती जाएंगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है एमपी में, तुमने देखा होगा कई बार ये बात पूछी गई है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? यहाँ एक बात देखने वाली है कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती है बेशक विषम संख्याएं हैं, केवल दो ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम है। सम है भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं विषम विषम होती हैं। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है ना। यदि कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो दोस्तों वो दो नहीं होगी, फिर वो 3 होगी, यानी जो विषम भी है और अभाज्य भी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। केवल इतना सा प्रश्न पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उसका आंसर हमेशा 2 लगेगा। बात करें भाज्य की, तो भाज्य में ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना। जो फैक्टर्स होते हैं वो 3 या 3 से अधिक निकले तो वो संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। जैसे 4, हमें पता है कि 4 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है ना। 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। तो जिसके 3 फैक्टर हो या 3 से अधिक भी आ सकते हैं, तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है और अनंत तक जाएंगे ये भी। अब सवाल जो पूछा जाता है, देखा होगा आपने कई बार ये पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो दोस्तों कौन सी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 है, क्योंकि सम 4 सम भी है और भाज्य भी है। लेकिन कभी यदि ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, मतलब जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो, तो हम 9 की बात करेंगे, है ना। ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है। 9 विषम अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, जबकि 4 सबसे छोटी विषम भाज्य है, विषम भाज्य संख्या है, और 4 सम भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है ना। कई बार तुमने देखा होगा कि शिक्षक भर्ती में एक प्रश्न पूछा गया था 2011 में कि उस गणितज्ञ का क्या नाम था जिसने डिवाइडेशन किया था भाज्य और अभाज्य का, है ना। ऐसा क्वेश्चन आया था 2011 में भर्ती में। तो मैं बताऊं आपको कि भाज्य और अभाज्य को अलग अलग किया था एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था एरिस्टोथेनीज। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आ चुका है 2011 में। गणितज्ञ थे एरिस्टोथेनीज, इन्होंने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग कर दिया था प्राकृत संख्याओं में से, है ना। कुछ संख्याओं को भाज्य और कुछ संख्याओं को अभाज्य कर दिया था। एक मेथड था जिसका नाम था छलनी विधि, सीव मेथड, इसके द्वारा इन्होंने अलग अलग किया था। देखा होगा कई किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सम, विषम, अभाज्य और भाज्य। एक बार फिर देख लेते हैं। सम का मतलब जो संख्या 2 से डिविजिबल है,
जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है वे सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो पाती हैं वे सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। अभाज्य और भाज्य की बात करें तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक स्वयं। और भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्या वे होती है जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या तो 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो। सम संख्याओं में मैंने ये कहा था कि जो संख्या 2 से डिविजिबल है, तो ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से कट जाती है वो मैंने कुछ लिखी हुई है ना। विषम में इन सभी संख्याओं में तुम भाग दोगे तो शेषफल बचेगा, इसलिए विषम संख्याएं हैं, 3 से भाग देना पड़ता है इनमें, और 2 से भाग देने पर शेषफल बचेगा। अब भाज्य की बात करें तो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो ऐसी सारी संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कट रही हैं या 1 से कट रही है, इसीलिए अभाज्य या प्राइम नंबर है। अभाज्य में ध्यान रखना है, कई बार नए नए शब्द आ जाते हैं जैसे रूट है, प्राथमिक है, तो ये आपको याद रखना है। भाज्य में मैंने ये कहा कि जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो हमें पता है कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या भी 4 है, लेकिन सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, जो विषम भी है और भाज्य भी है। सम और विषम भाज्य और अभाज्य को अलग अलग करने वाले थे अरिस्टोथेनीज। ये क्वेश्चन 2011 में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट भी है संविदा के बेसिस पे, है ना। और जिस विधि से इन्होंने इन्हें अलग अलग किया उस विधि का नाम है छलनी विधि। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि छलनी विधि कैसी होती है, मैं बताऊं थोड़ा सा। छलनी विधि में क्या किया इन्होंने, जो अरिस्टोथेनीज थे इन्होंने किस तरह भाज्य और अभाज्य को अलग अलग कर दिया था, मैं बताऊं, थोड़ा कोशिश करूं बताने की। उन्होंने ये कहा कि जो संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और भी लिख सकते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना। मैं 30 तक ही बताता हूँ। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले 1 को काट दिया, 1 का कुछ नहीं किया, 2 पे एक सर्कल लगाया और 2 से जो संख्या कट रही थी उन सब पे काटते गए। जैसे 2 से 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, 12 कटेगा, 14 कटेगा, 16 कटेगा, 18 कटेगा, 20 कटेगा, 22 कटेगा, 24 कटेगा, 26 कटेगा, 28 कटेगा, 30 कटेगा, है ना। अब उसने 3 पे सर्कल लगाया, 3 पे सर्कल लगाने के बाद 3 से 6 कट जाता है, 9 कट जाता है तो 9 को काट दिया, 12 कट जाता है, 15 कट जाता है, 18 कट जाता है, 21 कट जाता है, 24 कट जाता है, 27 भी कट जाता है। उसके बाद 5 पे सर्कल लगाया तो 5 से 10 कट गया, 15 कट गया, 20 कट गया, 25 भी कट जाएगा। फिर 7 पे सर्कल लगाया, 7 से 14 कट गया, 21 कट गया, है ना, 7 चौका 28 कट गया। फिर 11 पे सर्कल लगाया, 11 से जो कट रहे थे उन्हें काट दिया। फिर 13 पे सर्कल लगाया, 13 से जो कट रहे थे उन्हें काट दिया। 17 पे सर्कल लगाया, 19 पे लगाया, इसी तरह वो सारी प्रोसेस करता गया। तो जो संख्या सर्कल के अंदर आई, जो संख्या सर्कल के अंदर आई उसको कह दिया अभाज्य, और जो संख्याएं कट रही हैं उन सबको कह दिया भाज्य। तो इस तरह सिव मेथड यानी छलनी विधि से अरिस्टोथेनीज ने इन्हें अलग अलग कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।